हेलो। एमसीक्यू ट्यूटोरियल में इसमें हम टॉपिक हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट को लेंगे और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे जो 1830 और 48 के रेवोल्यूशंस उनको भी कवर करेंगे और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी कवर करेंगे उसी के तहत, जो कि रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स माना जाता है। और आप जानते हैं कि ऑटोक्रेसीज़ और ऑटोक्रेटिक रिजीम सेटअप होने के बाद उनका विरोध तो वैसे चल ही रहा था, और लेकिन आम लोग भी परेशान थे हंगर से, हार्डशिप से, जिसकी वजह से पॉपुलर रिवोल्ट देखने को मिले। उसमें हम एक रिवोल्ट देखेंगे सिलेशिया का विद्रोह, जो कि लिबरल से जुड़ा हुआ नहीं था, आम लोगों से, वीवर से जुड़ा हुआ था। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम 1845 में सिलेशिया का विद्रोह था, ये जो हम बताया आपको। फिर 1848 में एक विद्रोह होगा जो फ्रांस में होगा और रूस क्रांति में सफलता मिलेगी और उसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ इससे रिलेटेड होगा, तो वो सब हम कवर करेंगे इसमें। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1830s वर द ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। बिल्कुल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज। तो आपको कॉज बताना है कौन सा इसमें नहीं था, उनकी जो कठिनाइयों की, प्रॉब्लम की जड़ या प्रॉब्लम कौन सा इसमें से पॉइंट नहीं था। तो इसका मतलब कोई एक गलत होगा, बाकी सब पॉइंट्स इससे मेल खा रहे होंगे। तो इकोनॉमिक हार्डशिप क्यों थी ये भी आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं नोट्स आपको बगल में दिखाई देता हूँ। इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। फ्यूडल ड्यूज बर्डन द पीजेंट्स। पीजेंट्स फ्यूडल ड्यूज से भी परेशान थे, जो उनकी देनदारी बनती थी जमींदारों के प्रति। इंग्लैंड फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स इन अदर। तो यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ थे उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही, जो कपड़े बनते थे उससे इंग्लैंड भी थोड़ा परेशान था, उसे कंपटीशन फेस करना पड़ता था। सीकर्स ऑफ जॉब्स और मोर देन एम्प्लॉयमेंट। जितना रोज़गार था उससे ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट चाहने वालों की संख्या ज़्यादा थी। काम करने वाले 10 और काम 1 या 2 ही है। तो क्या गलत है इसमें से? यही जो कंपटीशन था वो अदर लोग फेस कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड नहीं फेस कर रहा था कंपटीशन। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द वीवर्स इन सिलेशिया। ये है सिलेशिया वाला, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ क्यों विरोध किया। वैसे मैं इसमें एक आध दो क्वेश्चन और लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर मैंने कहा कि छोड़ो, उसी को शामिल कर लेते हैं, उसी में डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 1845 में हुआ था सिलेशिया का विद्रोह। कब हुआ था? 1845 में। हो सकता है आपसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। किसका विद्रोह था? वो कॉमन पीपल था, जो अब वीवर्स थे, उनका विद्रोह था। इसमें एक व्यक्ति का भी नाम आएगा आगे, जो मुझे ध्यान में आ रहा है। तो आपको इसमें से कारण पहचानना है कि क्या इसमें से कारण था उसका। अब ये मेरा दिया हुआ नहीं है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है। कॉन्ट्रैक्टर्स डिड नॉट पे देयर ड्यूज। कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूज नहीं पे कर रहे थे। इसमें पूछा गया है कि अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो लगेगा कि भाई ये तो सही लग रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंटेड फ्यू ऑन हाई पोस्ट। तो भाई देखिए, बुक में तो ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स यूज्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्टर्स गेव देम लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट। बड़े हाई इंटरेस्ट उन्हें लोन देते थे, ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर था कि जो वीवर्स थे तो उन्हें वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, ऑर्डर्स देते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ना, जो ऑर्डर्स के जो पेमेंट वो देते थे उसको उन्होंने कम कर दिया, और वो ड्यूज़ की मांग कर रहे थे उसको इंक्रीज़ किया जाए। जब दरवाजे पहुँचे कोई जवाब ही नहीं मिला तो टूट पड़े, लूटपाट मचा दी, भाग गए। भागने के बाद जो फिर वो लौटे जो लैंडलॉर्ड, तो उन्होंने फिर संघर्ष हुआ, आर्मी वगैरह लेके लौटे और उसमें कुछ लोग मारे गए जो वीवर्स थे। तो ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टर्स उनके ड्यूज़ को पे नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग। ये है आपका 2014 में पूछा गया था, मैंने कहा लाओ इसको शामिल कर ही लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन रीज़न। तो उसमें पूछा गया था अप्रोप्रिएट रीज़न, इसमें पूछा गया है मेन रीज़न क्या था। वीवर्स का जो सिलेशिया में 1845 में जो विरोध हुआ था, विद्रोह हुआ था, और किसके खिलाफ हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर्स रिड्यूस देयर पेमेंट ड्रेस्टिकली। उन्होंने उनका पेमेंट काफ़ी ज़्यादा कम किया, ड्रेस्टिकली। दे स्टॉप द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू देम। उन्होंने उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई कम कर दिया। ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं लिखा गया। दे रिफ्यूज टू प्लेस ऑर्डर्स टू फिनिश टेक्सटाइल्स। उन्होंने कहा भी हम ऑर्डर नहीं देंगे
जो टेक्सटाइल का माल आप तैयार करते हो, ऐसा भी नहीं था। कंडीशन ऑफ वीवर्स वॉज पिटिएबल, हाँ उनकी जो दशा है वो तो दयनीय थी, पर ये भी मुख्य कारण नहीं, मुख्य कारण ये है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं, ये मुख्य कारण है कि उन्होंने उनके पेमेंट्स जो हैं वो जो जैसे तय जो ऑर्डर दिया, तो उस ऑर्डर को देते समय जो वो कहते थे कि भाई हम इतना पैसा देंगे जब आप माल बना के दोगे, उसमें उन्होंने कमी कर दी थी। तो मुख्यतः पैसे का मामला था, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए इमेज, ये उसी विद्रोह से रिलेटेड है ना। ये लैंडलॉर्ड का घर है जो जो टेक्सटाइल के ऑर्डर दिया करता था, और ये लोग टूट पड़ते हैं, घर में घुस के लूटपाट मचाते हैं, है ना, और जो गोदाम वगैरह होते हैं उन पे कब्जा कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये 1848 की पीजेंट अपराइजिंग यहाँ पे दिखाई गई। ये पीजेंट अपराइजिंग है तो ये उससे तो रिलेटेड नहीं है जो 1845 का सिलेशिया का विद्रोह था, ठीक है। ये फिर 1848 से रिलेटेड होगा। इसके बाद है रिवोल्ट्स ऑफ 1848। व्हाट वाज नॉट द डिमांड ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस। तो लिबरल मिडिल क्लासेस की क्या डिमांड नहीं थी। तो देखिए भाई, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड वो करते थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस की डिमांड वो करते थे, नेशन स्टेट्स ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स इसकी भी डिमांड वो करते थे कि भाई जो चुनाव होने चाहिए और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के आधारित मतलब इस पे व्यवस्था चलनी चाहिए जैसे हमारे इंडिया में चलती है। तो नॉट पूछा गया, मतलब कौन सी डिमांड लिबरल मिडिल क्लास की नहीं थी, तो भाई ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, तो इनमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो लिबरल मिडिल क्लास की नहीं थी। तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज नॉट द इफेक्ट ऑफ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। देखिए मैंने बताया ना 1848 में 1830 में तो होता है वो जुलाई रेवोल्यूशन। तो उस वक्त चार्ल्स 10 जो है वो 10 गद्दी पे होता है, तो उसे हटा के लुइस फिलिप को बैठा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लुइस फिलिप को 1848 तक वो रहता है, तो 1848 में लुइस फिलिप को भी हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लुइस फिलिप को भी हटा दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बोला था कि जब हम इसका जिक्र करेंगे तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है, रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक को ख़त्म करता है फिर एक नेपोलियन, जिसे नेपोलियन थर्ड कहा जाता था, प्रेसिडेंट बनता है और बाद में अपने को एम्परर घोषित कर देता है। तो ये था आपका जुलाई रेवोल्यूशन, और ये है आपका फरवरी रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन तो 3 ही दिन में ख़त्म हो गया था, और ये भी ऑर्डिनेंस वगैरह जारी करते हैं, वहाँ झमेला खड़ा करते हैं, तो फिर भागना पड़ता है इनको। और तो हाँ, क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज इफ, जो फरवरी रेवोल्यूशन था उसका इफेक्ट बताना है, उसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए ये तो सफल हो गया था फ्रांस में, लेकिन अलग देशों में क्या प्रभाव पड़ा। अ रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड आफ्टर लुइस, अच्छा मतलब यहीं पे पूछा गया है। अ रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड आफ्टर लुइस फिलिप फ्लेट, जी हाँ रिपब्लिक बना दिया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अडॉप्टेड, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक उम्र को पार करने के बाद, टच करने के बाद वो फिर वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो एज थी 21, ठीक है। राइट टू वर्क वाज गारंटीड, अगर आपको याद आ रहा हो, और जो मैंने अभी नोट्स दिखाए थे आपको तो उसमें लिखा था ना कि राइट टू वर्क की गारंटी दे दी गई थी। वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की गई थी, है ना, रोजगार देने के लिए। इट इंस्पायर्ड लिबरल मिडिल क्लासेज इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जी हाँ इसने ज़रूर इंस्पायर किया। वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ना, वो अभी हम जो पढ़ेंगे अभी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, तो उसमें इसी जो फरवरी रेवोल्यूशन था उसी से प्रभावित होकर उन लोगों ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया कि हम जर्मनी को एक करते हैं। तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा हाँ आंसर कौन सा इसका मैंने बताया नहीं आपको, ये है इसका आंसर। क्योंकि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था वो था यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज आप कह सकते हो, मतलब सिर्फ पुरुषों को मत देने का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। महिलाओं को लोग पता नहीं क्यों पीछे रखना पसंद करते हैं, लेकिन महिलाएं किसी से कम तो होती नहीं है। इसके बाद है, अगला है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। इसकी शिकायत होती है कि सर ये समझ में नहीं आता, ये है वो है, लेकिन आप जाके ट्यूटोरियल देखिए मैंने बनाया हुआ है। बस इसको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जो फ्रांस में 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, फरवरी रेवोल्यूशन सफल हो गया था, बल्कि वहाँ रिपब्लिक घोषित हो गया था। उससे प्रभावित होकर, और उस समय क्या था ना कि और जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थी वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि हमारे यहाँ और रेवोल्यूशन हो भी रहे थे और जगह दबा दिए गए, ऐसी बात नहीं है। जैसे रशिया में और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने दबा दिया उनको,
और इधर इटली के लिए भी संघर्ष कोशिश हो ही रही थी। तो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स थोड़ी सी घबराई थी, तो उस वक्त ये कोशिश की गई कि जर्मन जो कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स का, तो उनसे कंसेशन ले लिया गया। वो लोग मान भी गए थे कि भाई ठीक है, हम राज़ी हैं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो हम, मतलब उन्होंने उस सिस्टम को मानने से एक्सेप्ट कर लिया था। फिर चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कितने प्रतिनिधि? 831 प्रतिनिधि। फिर सब मिल के जाते हैं, और फिर वो चर्च में, अभी हम देखेंगे, बैठते हैं। तो वही बैठक फ्रैंकफर्ट में होती है घटना, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है, जो कि सफल नहीं होती। इसी को रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स भी कहा जाता है। ओके, पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज हेल्ड। देखिए, पहली बात तो यह है कि 18 मई, ठीक है, और 1848 कहाँ हुई थी? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट याद आ रहा है यार? 9th में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा। चर्च ऑफ सेंट पॉल्स, क्या चर्च में? तो मैंने अभी आपको बता दिया था, तो यही आंसर सही होगा। बेस्ट हिल वगैरह, हॉल ऑफ मिरर्स वगैरह कुछ नहीं, वैसे सबका है बता। हॉल ऑफ मिरर्स में क्या हुआ था आगे चल के, इसके देखिए याद रहे, जब हम जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा हॉल ऑफ मिरर्स। और ये बेस्ट हिल और इंडोर टेनिस कोर्ट क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में होता उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ वीमेन इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा भी लगा कि महिलाओं ने भी क्योंकि जो लिबरल्स थे उसमें वीमेन भी शामिल थी, उन्होंने भी अच्छा खासा योगदान दिया था। लेकिन वही है जिसे कहा जाए कि डिस्क्रिमिनेशन। वीमेन वर वेलकम्ड, तो महिलाओं का बहुत स्वागत किया गया। दे वर अलाउड टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा गया भाई आप भी अपनी बात को रखो। ए और बी दोनों सही है। वीमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, या वीमेन को सिर्फ कहा गया कि भाई आप विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर वहीं से तमाशा देखो, और आप डिस्कशन में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, बातचीत में आप भाग नहीं ले सकते। तो बताइए इसमें से क्या चीज़ सही नहीं है? ये सही नहीं है, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना चाहिए था। एनीवे, इसके बाद आगे चलते हैं। और हु वर द जंकर्स? जंकर्स कौन थे? जंकर्स थे लैंड ओनर्स, बड़े बड़े, ठीक है। और इसके बाद है, वाई डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल? असफल हो गई थी, सफल नहीं हुई थी। तो उसका कारण एक, द क्राउन ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हुआ, ठीक है, 1 साल लगभग। उसके बाद फिर उन्होंने तय किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, ठीक है। और जो प्रशियन किंग हैं उस वक्त फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, तो वो उनके पास क्राउन लेके पहुँचे, कहा ये लीजिए मुकुट, और आप जो जर्मन यूनिफिकेशन है, मतलब जर्मन साम्राज्य के आप सम्राट बन जाइए। और विलियम बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा कि गटर से निकाला हुआ ताज मैं लूँगा। वो चिढ़ गया ना, ये जो लिबरल्स ला के दे रहे हैं, मैं राजशाही हूँ, राजा लोग ला के देते, स्टेट्स के जो प्रिंसेस हैं वो ला के देते, रूलर्स ला के देते, तो शायद मैं स्वीकार कर लेता। तो बाद में फिर वो सेना भी बुलाता है, और जो अरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो आके इसे डिस्बैंड करते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग एक्सिक्यूट किए जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है ये। तो पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेज। जी हाँ, डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेज। द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड आर्टिजन, दरअसल इसका नैरो सोशल बेस था, नैरो सोशल बेस था, मतलब जो समाज के हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं था। तो उन्होंने कहा जब हम शामिल ही नहीं तो हमसे मतलब ही क्या। तो जो वर्कर्स हैं, जो आर्टिजन्स की जो डिमांड थी कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी भी सुनी जानी चाहिए, तो वो सब हुआ नहीं, तो नाराज़ थे। और ये सारी चीज़ें उसकी कमज़ोर बनाती थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, वीक होने का। और तो हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ठीक है, कि फ्रेडरिक विलियम ने रिजेक्ट भी कर दिया था और सारे कारण। अगला क्वेश्चन है, सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबोलिश्ड। देखिए, जो 1848 की जो क्रांतियाँ हुई थी ना, तो उस वक्त जो कंजर्वेटिव रिजीम्स थी, या जो आप ऑटोक्रेटिव रिजीम्स आप कह सकते हैं, खासकर जो रशिया में है ना, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, है ना, तो उन लोगों ने सोचा कि भाई जो बार बार जो रेवोल्यूशन 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 होता रहता है और हम लोग बड़ी क्रूरता से उसको दमन करते हैं। रेवोल्यूशन तो वहाँ भी हुआ था, पर वहाँ सफल नहीं हो पाया था। तो 1848 में तो बल्कि जो है कुछ समय के लिए इटली में सफल भी हुआ था। तो उनका इससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे। तो फिर वो कुछ
जो वेस्ट यूरोप में जो सुधार लागू किए गए थे उनमें से कुछ सुधार लागू करते हैं और उसी में सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म करते हैं। यानी जो कृषि दास होते हैं उन्हें सर्फ कहा जाता है, जो ज़मींदारों को गुलाम बन के एक प्रकार से, और बॉन्डेड लेबर माने बंधुआ मजदूरी कि भाई आप फंस गए हो, आप कहीं जा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे पैसा ले लिया और चुका नहीं पा रहा, तो हमने कहा जब तक चुका नहीं पाओ तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे यहाँ। तब वो कब काहे चुका पाएगा और काहे आपको छुट्टी मिलेगी, आपसे वो आज़ाद हो पाएगा, तो वो बॉन्डेड लेबर हो जाता है। ये प्रॉब्लम अभी भी भारत में बनी हुई है। तो 1848 के रेवोल्यूशंस के बाद ये सुधार कहाँ होते हैं, तो देखिए ये सुधार होते हैं हंगरी में भी और रशिया में भी, इसलिए बोथ ए एंड बी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ये ज़रूर पढ़ लीजिए, इसमें कार्ल बेकर और लुइस ऑटो पीटर्स। ठीक है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बस हल्का सा बता देता हूँ कि जो कार्ल बेकर हैं वो ये है लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ वीमेन से रिलेटेड, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन पसंद करता था। जैसे एक तो ये कार्ल बेकर कौन था, ये मेंबर था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। अब देखिए उसका नैरो बेस कैसे था, उसकी सोच देखिए। वो कहता था कि प्रकृति ने ही वीमेन को अलग बनाया है, उनके लिए अलग अलग काम निर्धारित किए हैं। आदमी स्ट्रांग है, ठीक है, और बोल्डर है और फ्रीयर ऑफ द टू, मतलब पुरुष और स्त्री में पुरुष ज़्यादा स्वतंत्र है। इस प्रकार देखिए वीमेन जो है कमज़ोर हैं और वो पुरुष पर डिपेंडेंट हैं, डरपोक भी हैं, और उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ मैन की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। और कहता था कि इक्वलिटी ऑफ बिटवीन द सेक्सेस वुड ओनली इंडेंजर हार्मनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली। परिवार बर्बाद हो जाएगा और जो हार्मनी है, मतलब समाज ठीक ठाक चल रहा है ना, वो फिर उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी अगर हम महिलाओं को अधिकार देंगे, उन्हें स्वतंत्रता देंगे। वैसे ही पार्लियामेंट को भंग करना ही ठीक था। लुइस ऑटो पीटर का दूसरा ख्याल था। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे भाई, प्रश्न तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना, उनके विचार से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। और इन्होंने एक जर्नल फाउंड किया था और वो न्यूज़पेपर छपा भी। और फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि जो महिलाओं के अधिकार का समर्थन भी करे, उनके लिए संघर्ष भी करे, उनको सपोर्ट करे, राइट्स ऑफ वीमेन। और फिर वो काफ़ी अच्छा लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए कुछ। और देयर अनटायरिंग एफर्ट्स आर इंटेंडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ओनली वन हाफ ऑफ ह्यूमनिटी। इनके बारे में कहता था, इनके बारे में कह रहा था कि वो लोग जो है बहुत बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, लेकिन उनकी लिबर्टी क्या है, वो सिर्फ हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी के लिए है। यानी स्त्रियां और पुरुष को आधा आधा बांटा जाए तो पुरुषों की बात करते हैं वो लोग, स्त्रियों की बात नहीं करते, तो हाफ ऑफ द ह्यूमनिटी। तो और जबकि लिबर्टी जो है वो इनडिविजिबल है, स्वतंत्रता सबको पसंद होती है, हम उसे बांट कैसे सकते हैं। मतलब यहाँ पे है ना, उन्होंने कहा कि लिबर्टी को वो लिबर्टी के लिए जान भी दे सकते हैं। प्रश्न पूछता है कि जब तुम लिबर्टी के लिए जान भी दे सकते हो तो बताओ कि लिबर्टी वो तो महिलाओं के लिए भी चाहिए, उनके लिए नहीं जान दे सकते। और ये रही आपकी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की फ़ोटो, है ना। ये देखिए जर्मेनिया जी हैं और ये सब लोग हैं, ये देखिए ऊपर भी है। तो इसमें जो विमेन थी उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था। और ये चर्च ऑफ सेंट पॉल में है, कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट है, नोटिस द वीमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो अपर और लेफ्ट ये हो जाएगा। अब इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा औरतें हैं कि कौन है, एनीवे। तो ये यहीं पे ये लास्ट था। और अगले ट्यूटोरियल्स में हम जर्मनी और इटली को पिकअप करेंगे, ब्रिटेन को पिकअप करेंगे। और आप हमारे नोट्स और चैप्टर ट्यूटोरियल भी देखते चलिए, MCQs भी देखते चलिए। एक बार फुल ऑनलाइन चला दिया करिए, इससे मुझे हेल्प मिलेगी। हेल्प करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं भी करोगे तो मैं तो आपकी सेवा में लगा ही हुआ हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।